हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र कक्षा 11 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम उन छात्रों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस बुक के साइंस वाले भाग से इसकी छठी इकाई को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है ध्वनि। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस लेसन की आपके माध्यम से हमें बेहद ही ज़्यादा कमेंट प्राप्त ये हो रही थी कि सर हमें ध्वनि वाला चैप्टर कराइए स्टैंड। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं देखिए ध्वनि क्या होती है। ठीक है, और इससे संबंधित किस प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए स्टैंड, आपको मैं बताते चलूँ कि ध्वनि चैप्टर के क्वेश्चन को ठीक है अच्छे से सॉल्व करने के लिए बेटा आपको इससे संबंधित इसका बेसिक आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि आपको बेसिक पक्का नहीं है, बेसिक इसका अच्छे बारे में आपको बेसिक के बारे में जानकारी नहीं है, तो बेटा एग्जाम में आपके इस लेसन से सवाल के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है तो बिल्कुल 1 सेकंड से पहले आप इसका ऑप्शन को टच करके आ सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम बेसिक पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, बेसिक को चर्चा करने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज को लगाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो देखिए स्टैंड, पहले बेसिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नाम में क्या, लेसन का जो नाम है, अपनी जो इकाई का नाम है क्या है, ध्वनि। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि की तरंगें कैसी होती हैं। ठीक है, इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है स्टैंड। ठीक है, अच्छा, तो देखिए स्टैंड, ध्वनि क्या होती है। देखिए, ध्वनि को समझाने से पहले मैं थोड़ा आर्ट के बात करता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा प्रकाश। ठीक है, आपने पढ़ा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश को डिफाइन कैसे करते हैं। प्रकाश की डेफिनेशन क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। बस में आए आप लोगों को, तो प्रकाश की परिभाषा आप साफ समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ध्वनि की परिभाषा ये है, ध्वनि भी एक ऊर्जा है, यानी ध्वनि भी एक ऊर्जा का ही रूप है जिसकी सहायता से हम सुनते हैं या जिसकी सहायता से हमें सुनाई देता है। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको समझ आ पा रही होगी। ध्वनि क्या है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें सुनाई देता है। ठीक है, और समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए, ध्वनि तरंगें जो होती हैं बेटा, ध्वनि तरंगें जो होती हैं बेटा अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। ठीक है, अब आपको सोचेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रकृति कैसी समझेंगे, कैसे समझें कि ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्टैंड, मैंने आपको बताया कि ध्वनि तरंगें क्या होती हैं बेटा, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। ठीक है, तो वो कैसे समझने के लिए कैसे समझे इस चीज़ को। मान लीजिए बेटा ये कोई एक ध्वनि स्रोत है, मान लीजिए कोई क्या बेटा एक ध्वनि स्रोत है, मान लीजिए कोई लाउड स्पीकर है, क्या ये लाउड स्पीकर। ठीक है, अब जैसी बात है, मान लीजिए किसी लाउड स्पीकर को जब हम ऑन करते हैं तो उससे तरंगें निकलती हैं, उससे आवाज़ निकलती है, यानी कोई सॉन्ग या म्यूजिक बज रहा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसके माध्यम से, किसी लाउड स्पीकर के माध्यम से मान लीजिए कोई तरंग बेटा ये चल रही है, कोई तरंग ये चल रही है। ठीक है, यानी ये क्या ध्वनि तरंग है और इसकी चलने की डायरेक्शन क्या है, वो इस ओर को है। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे समझें कि अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के लिए बेटा ये कण जिस माध्यम में चल रही है, यानी ये कोई ना कोई माध्यम है, यानी एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल है जहाँ पे ये चल रही होगी। ठीक है, बस में आप लोग, तो माध्यम के जो कण होंगे, माध्यम के जो कण होंगे स्टैंड, ठीक है, यानी जैसे वायु के कण। ठीक है, तो ये जो कंपन करेंगे बेटा, ये जो कंपन करेंगे, ये कंपन ऐसे करेंगे कि जिधर तरंग चल रही होगी, ठीक है, वो तरंग के आगे पीछे गति करेंगे। कैसे गति करेंगे बेटा, आगे पीछे गति, यानी तरंग, मान लीजिए ये लाउड स्पीकर है, ठीक है, इससे तरंग निकल के इस ओर को जा रही है। ठीक है, तो माध्यम के जो कण होंगे बेटा तरंग की दिशा में गति करेंगे, और लेकिन वो कैसे करेंगे, आगे पीछे कंपन करेंगे, यानी इस ओर को इस ओर को। एक बार फिर समझें, मान लीजिए फिर से ये कोई कण में दिखा रहा हूँ, तो इनके जो कंपन की डायरेक्शन होगी बेटा तरंग की दिशा में होगी और ये आगे पीछे गति होगी। अगर मैं नाम देकर बताऊं तो मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो कंपन ए से बी की ओर को, बी से ए की ओर को। इसी प्रकार से मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो कंपन कैसे होंगे, ए से बी की ओर को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तरंग क्या है, तरंग इस टाइप से चल रही है, तो माध्यम का जो कण होंगे बेटा तरंग की दिशा में गति करेंगे और इस टाइप से आगे पीछे गति करेंगे। ठीक है, तो जब माध्यम के कण बेटा तरंग की दिशा में आगे पीछे गति करते हैं तो ऐसी तरंगें बेटा क्या कहलाती हैं, आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं, जो कि एक ध्वनि तरंग है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। उनको कैसे हम डिफाइन करते हैं, उनके जिस किसी माध्यम में जब ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है, तो माध्यम के जो कण होते हैं तरंग की दिशा में जब आगे पीछे गति करते हैं, ठीक है, तो वो तरंग कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आ गई होगी। और यही कारण होता है कि जब लाउड स्पीकर बजता है तो हमें बहुत दूर से उसकी सुनाई देती है, क्योंकि जिस माध्यम में चल रहे होते हैं उसके कण उसी डायरेक्शन में आगे पीछे गति करते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड दूसरा क्या आपने देखा होगा, एक तो नाम सुना आपने अनुदैर्ध्य तरंग, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग, तो ये तो बात किसकी थी, अनुदैर्ध्य तरंग की। किसकी बेटा थी, अनुदैर्ध्य तरंग। याद रखना स्टैंड, देखिए ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ध्वनि वाला, किसका, ध्वनि, ठीक है। ध्वनि तरंगें होती हैं बेटा, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। अब इसी के बेस पर आपने नाम सुना होगा अनुप्रस्थ तरंगें, क्या होती है बेटा, अनुप्रस्थ तरंगें वो क्या होती हैं उसको समझिए। देखिए अनुप्रस्थ तरंगों को समझने के लिए बेटा होता ये है, देखिए अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे उत्पन्न होगी, इसको भी बताऊंगा स्टैंड, ठीक है। पहले इनमें अंतर समझ लो, अनुप्रस्थ क्या होते हैं, अनुदैर्ध्य क्या होता है, अनुदैर्ध्य के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अनुप्रस्थ क्या होती है। देखिए अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है, ध्यान समझे। देखिए स्टैंड, देखिए मान लीजिए ये कोई माध्यम है, ठीक है, ये कोई माध्यम है ये, और किसी माध्यम में किरण चल रही है, किसी माध्यम में ये कोई तरंग चल रही है, मान लीजिए तरंग चल रही है, ठीक है। अब इसके जो माध्यम के कण होंगे, माध्यम के जो कण होंगे, ठीक है बेटा, तरंग की दिशा में गति करेंगे, तरंग की दिशा में गति करेंगे, लेकिन बात समझ में आ रही है, लेकिन ये तो आगे पीछे गति कर रहे थे, लेकिन वो जो गति करते हैं बेटा इस तरंग के लंबवत गति करते हैं। कैसी गति करते हैं बेटा, वो लंबवत गति करते हैं। यानी ध्यान से समझे, कहने का मतलब ये है मेरा कि देखिए अनुप्रस्थ तरंगें क्या तरंगें होती हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कण होते हैं, ठीक है, माध्यम की दिशा में तो गति करेंगे, यानी इधर कण चले उधर तो गति करेंगे, लेकिन उस कण के लंबवत यानी इस टाइप से गति करते हुए आगे चलते हैं। बस जबकि ये कैसा था, ये ऐसे गति हो रही थी। और सही में आप लोगों को अनुदैर्ध्य तरंगें, ध्वनि तरंगों की जब मैं बात कर रहा था, तो माध्यम के कण तरंग की दिशा में आगे पीछे गति करते हैं, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों की जब बात करते हैं, ठीक है, तो तरंग की दिशा में गति तो करते हैं, लेकिन ये आगे पीछे गति न करके तरंग के लंबवत गति करते हुए इस टाइप से ये आगे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको समझ में आई होगी। तो ये थी बेटा आपकी अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं अभी देने वाला हूँ, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अगर बिंदु का नाम समझो तो मान लीजिए ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो कंपन ए से बी की ओर को, ए से बी की ओर को, बी से ए की ओर को। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बात है कि ये तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं और ये तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं। तो देखिए स्टैंड, अनुदैर्ध्य तरंगें यानी ध्वनि तरंगें कैसे उत्पन्न होंगी, ठीक है। आपने एक स्प्रिंग देख ली, आपने एक स्प्रिंग देखा होगा, कुछ इस टाइप से आप देखिए स्प्रिंग आपने देखी होगी स्टैंड, ठीक है। मान लीजिए स्प्रिंग है और देखिए स्प्रिंग का जो ये दूसरा सिरा है ये किसी दृढ़ आधार से टच है, यानी यहाँ से स्प्रिंग क्या ये बंधा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई आप लोग को। अगर आप इस स्प्रिंग को चाहे तो इस ओर को दबा दो, यानी स्प्रिंग को आपने दबा दिया, या इस स्प्रिंग को इस ओर को खींच लो। बात समझ में आई। मैं बता रहा हूँ कि ध्वनि तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, यानी अनुदैर्ध्य तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और अब स्प्रिंग को हमने ये वाला जो सिरा किसी दृढ़ आधार से बांध रखा है, ठीक है। अब देखिए हम करते क्या, या तो स्प्रिंग को इधर से दबा दें, इधर से प्रेशर लगा दें, या फिर स्प्रिंग को इस टाइप से हम खींच लें। तो अगर है या तो हम दबा के छोड़ दें इसको, या फिर हम इसको खींच के छोड़ दें, तो स्प्रिंग क्या होगा, इस टाइप से कंपन करने लगेगा। बस में आप लोगों को, यानी स्प्रिंग क्या होगा, इस टाइप से क्या करेगा, कंपन करेगा, ठीक है। यानी तरंगे क्या चलेंगी, ऐसे चलेंगी, और ऐसे ही क्या करेंगे बेटा, कंपन करेंगे। तो मैं यही तो बता रहा था आप लोगों को, यही तो मैं बता रहा था कि अनुदैर्ध्य तरंगें यानी ध्वनि तरंगें होती क्या है बेटा, उनमें जो माध्यम के कण होते हैं बेटा, ठीक है, तरंगे चलने के डायरेक्शन में आगे पीछे गति करते हैं। जब स्प्रिंग को आप ऐसे दबा के छोड़ो या फिर खींच के छोड़ो, तो स्प्रिंग कैसे गति करेगा, ऐसे गति करेगा। तो इससे जो तरंग उत्पन्न होंगी वो कौन सी तरंगें होंगी बेटा, वो अनुदैर्ध्य तरंगें होंगी, यानी ध्वनि तरंगें होंगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं देखिए कि अनुप्रस्थ तरंग कैसे पैदा होती है, कैसे उसको पैदा करेंगे। देखिए इसको समझने के लिए क्या समझेंगे, मान लीजिए आप एक रस्सी लीजिए, एक आप रस्सी लीजिए यानी डोर लीजिए, और इधर से इसको बांध दीजिए, इधर से इसको बांध दीजिए, और मान लीजिए इसको भी बांध दीजिए इधर से, ठीक है। यानी ये कोई आपकी क्या है, डोर है, क्या है ये बेटा, आपकी डोर है, ठीक है, या रस्सी है, और दोनों तरफ से आपने इसको बांध रखा है। अब इसको या तो ऊपर से उठा, यानी इस डोर को आप ऊपर को खींच के ऐसे करके, समझ में आ रही, ऊपर कुछ किया, जब इसको खींच के छोड़ेंगे तो ये कैसे गति करेगी, ऐसी गति करेगी। समझ में आ रही, यानी कैसे कंपन होंगे, ऐसे कंपन होंगे। और ये कौन सी तरंग होगी, ये फिर होगी बेटा आपकी अनुप्रस्थ तरंग होगी। कैसी होगी बेटा, अनुप्रस्थ तरंग। तो याद रखें कि अनुप्रस्थ तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, जब हम किसी रस्सी को या किसी डोर को दोनों ओर से किसी दृढ़ आधार से बांध देते हैं, ठीक है, और इसको खींच करके इस टाइप से जब छोड़ेंगे स्टैंड, ठीक है, तो ये कैसे गति करेगी, ऐसे गति करेगी। तो इससे तरंग उत्पन्न होंगी वो कौन होंगी बेटा, वो अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होंगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं देखिए,
तो ये तो मैंने आपको बताया कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं और ये कैसे उत्पन्न की जाती है स्टूडेंट, ठीक है। दोनों के लिए एग्जांपल मैंने बताया, स्प्रिंग के माध्यम से और इसको डोर के माध्यम से आपको समझाया। अब देखिए दोनों तरंगों के लिए दो दो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके लिए दो घटनाएं होती हैं, वो एक तो होती है संपीड़न और दूसरी होती है विरलन। इसके लिए क्या होती है, एक तो होती है संपीड़न और एक दूसरा के टर्म्स क्या होती है विरलन, दोनों को अभी समझाऊंगा। और इसके लिए भी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, गर्त और सुरंग, यानी तरंग की गर्त क्या होती है और तरंग की सुरंग क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं देखिए विरलन के बारे में और संपीड़न के बारे में। किसके लिए किससे रिलेटिव रहेगा, ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग यानी ध्वनि तरंग से रिलेटिव रहेगा। तो चलिए देखिए हम इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि संपीड़न क्या होता है और विरलन क्या होता है। और याद रखना संपीड़न और विरलन हमेशा किस में दिखाई देता है, अनुदैर्ध्य तरंगों में दिखाई देता है, जबकि सुरंग और गर्त, ठीक है, अभी मैं डिफाइन करूँगा इनको भी, वो किससे रिलेटिव होता है, वो आपकी अनुप्रस्थ तरंग से रिलेटिव होता है, ठीक है। चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, अब हम हेडिंग लगाएंगे संपीड़न की, यानी कंप्रेस क्या होता है, ध्यान समझें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से देखिए संपीड़न क्या होता है। संपीड़न देखिए स्टैंड, देखिए संपीड़न अनुदैर्ध्य तरंग का वह भाग होता है, संपीड़न अनुदैर्ध्य तरंग का ध्वनि तरंग का वह भाग होता है जिसमें माध्यम के कण अपनी सामान्य स्थिति की अपेक्षा बहुत पास पास स्थित होते हैं। क्या होते हैं, बहुत पास पास। देखिए मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कोई माध्यम के कण हैं, ये क्या है बेटा, माध्यम के कण हैं डिस्टेंट, ठीक है। अभी आपको मैं जब स्क्रीन में बना दूंगा तो एकदम आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि संपीड़न और विरलन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने आपको किसके लिए बनाया, ये माध्यम के कण है बेटा, क्या है, माध्यम के कण है। और इसी के लिए एक शब्द मुझे पढ़ाना है आपको, विरलन। क्या पढ़ाना है बेटा, विरलन। दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये माध्यम के कण हैं, ये क्या है बेटा, माध्यम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे स्टैंड, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझें। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये बेटा, इसमें जो कण है, इसके जो माध्यम के जो पार्टिकल हैं वो पास पास हैं, और इसमें जो माध्यम के पार्टिकल्स हैं वो क्या बेटा, दूर दूर हैं। बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर। संपीड़न में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी सामान्य स्थिति की अपेक्षा बहुत पास पास होते हैं, जबकि विरलन में क्या होता है, जो माध्यम के पार्टिकल्स होते हैं अपनी सामान्य स्थिति की अपेक्षा क्या होते हैं बेटा, दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं संपीड़न को, यानी अनुदैर्ध्य तरंग का। याद रखना अनुदैर्ध्य तरंग के लिए दोनों टर्म्स हैं, ठीक है, जो हम पढ़ना है ध्वनि तरंगों के लिए अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि ध्वनि तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ठीक है। अच्छा तो संपीड़न को मैं बता रहा था कि देखिए संपीड़न अनुदैर्ध्य तरंग का वह भाग होता है, संपीड़न अनुदैर्ध्य तरंग का वह भाग होता है जिसमें माध्यम के कण अपनी सामान्य स्थिति की अपेक्षा पास पास स्थित होते हैं। कैसे बेटा, पास पास स्थित होते हैं, ठीक है। और जब ये पास पास स्थित होते हैं बेटा, तो इसकी आयतन में क्या होती है, कमी होती है बेटा। क्या होती है बेटा, आयतन में कमी होती है, आयतन में कमी, यानी ये जो संपीड़न होता है ये आयतन में कमी वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। अच्छा विरलन में क्या होता है, माध्यम के कण जो होते हैं, विरलन अनुदैर्ध्य तरंग का वह भाग होता है जिसमें माध्यम के कण अपनी सामान्य स्थिति की अपेक्षा क्या होते हैं, बड़ा दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, यानी विरलन जो होता है कम आयतन वाला क्षेत्र होता है, यानी आयतन में कमी होती है, जबकि विरलन में कण दूर दूर होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका जो आयतन होता है बेटा, क्या होता है बेटा, वो अधिक होता है। यानी कहने का मतलब है कि विरलन आपका अधिक आयतन वाला क्षेत्र है, यानी आयतन में क्या होती है, इसके अंदर वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। बात समझ में आप लोगों को। आयतन होता है क्या, आयतन होता है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। तो इसमें पार्टिकल बहुत पास पास हैं, बहुत कम आयतन में, यानी आयतन में कमी है, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा स्पेस में है, तो यहाँ पे आयतन में वृद्धि हो रही है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा तो ये दोनों टर्म्स किसके लिए बेटा, याद रखना ये दोनों टर्म्स बेटा अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए हैं। किसके लिए बेटा, अनुदैर्ध्य तरंग के लिए हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जो कि हमें पढ़ना है ध्वनि तरंग, क्योंकि ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ठीक है। अच्छा तो दोनों टर्म्स किससे रिलेटिव हैं, आपकी अनुदैर्ध्य तरंग से रिलेटिव थे, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, देखिए बेटा अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सॉरी अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप सोच रहे हैं कैसा माध्यम, इस बात को मैं आप समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में प्रकाश के बारे में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है,
ठीक है, जबकि निर्वात में आपकी ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको बताया कि ध्वनि तरंगें, ठीक है, ध्वनि तरंगें कैसी होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और मैं भी आपको कह रहा था कि जो प्रकाश होता है वायु में भी चलता है और निर्वात में भी चलता है। अब वायु तो यहाँ पे है, हम तो सांस ले रहे हैं, तो वायु है, यहाँ प्रकाश चलता है, ठीक है। अब निर्वात क्या होता है? निर्वात ऐसा स्थान होता है जहाँ वायु भी नहीं होती है, जहाँ एयर भी नहीं होती। आप सोचो वो कहाँ होता? बेटा वो कहाँ होता है? अंतरिक्ष में होता है, अपने वायुमंडल से ऊपर होता है, चंद्रमा पर होता है। बात समझ में आ रही है? तो चंद्रमा पर प्रकाश चलता है, लेकिन याद रखना चंद्रमा पर वायु ध्वनि नहीं चलती है, ध्वनि तरंगें चंद्रमा पर नहीं चलती हैं। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, जब भी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे की वॉइस को सुन नहीं पाते हैं। क्यों? रीजन क्या है? वहाँ पे वायु नहीं है। क्या नहीं है? वायु। क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपको बता रहा था। तो वहाँ पे कोई माध्यम अवेलेबल है नहीं, वहाँ वायु नहीं है, वहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब वहाँ पे एक बंदा बोलता है तो दूसरा बंदा उसको सुन नहीं पाता है। फिर आप सोचते रहोगे कि चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति, जब दो व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं तो एक दूसरे की वॉइस को कैसे सुनेंगे? तो बेटा वहाँ पे वो करते हैं रेडियो तरंगों के माध्यम से एक दूसरे को, रेडियो तरंगें प्लस बेतार टेलीग्राफी एक उपकरण आता है जिसको वायरलेस के नाम से भी आप लोगों ने सुना होगा। तो उसके माध्यम से वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं। जबकि याद रखना चंद्रमा पर दो व्यक्ति अगर बोल रहे हैं तो एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायु नहीं है, उनकी आवाज़ जो मुँह से निकलेगी, वॉइस जो निकलेगी बेटा वो आगे चल नहीं पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? वहाँ पे वायु नहीं है। क्यों? ध्वनि तरंगों को चलने के लिए, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि चंद्रमा पर, ठीक है, अगर दो बंदे बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को सुन नहीं पाते हैं डायरेक्टली, लेकिन वो कैसे सुन पाते हैं? रेडियो तरंगों के माध्यम से या फिर वायरलेस, जिसको हम कहते हैं बेतार टेलीग्राफी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अनुप्रस्थ तरंग कैसे है? जैसे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी चलता है और वायु में भी चलता है। बात समझ में आ रही है? अब मैं देखिए ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है और वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। चलिए आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहले मैं बात करता हूँ ध्वनि की, जो अपना टॉपिक है। तो ध्वनि की जो चाल होती है बेटा वायु में, ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है बेटा? बोलती है 332 मीटर पर सेकेंड। कितने मीटर पर सेकंड होती है, यानी एक सेकंड के अंदर कितनी चल जाती है? वो 332 मीटर चल जाती है। कौन? ध्वनि। कहाँ? वायु में। किस में चलती है बेटा? वायु में, ठीक है। अच्छा बात करते हैं प्रकाश। देखिए प्रकाश के लिए, देखिए प्रकाश की जो चाल है वो भी यूनिक है। प्रकाश की चाल कहाँ देखनी है हमें? ये भी वायु में देखनी है। कहाँ देखनी? सॉरी, वायु में देखनी है, ठीक है। और प्रकाश की चाल को वैसे हम सी से लिखते हैं। ये मैंने जब ये लेसन आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया था। तो इसकी जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है बेटा। कितनी होती है? मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। यानी देखें, आप देख पाएंगे ये बहुत कम है और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। देख ये ज़्यादा कैसे, ऐसा कैसे समझें? इसके आगे देखिए आप 3 बना करके 8 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ध्यान समझें। देखिए प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है? 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर 30 करोड़ मीटर चल जाता है प्रकाश वायु के अंदर। कितना फास्ट गति से चलता है। और इतनी फास्ट गति से चलने के बाद भी प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितने का समय लगता है? 8 मिनट 22 सेकंड का समय लग जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए ध्वनि की जो चाल होती है वायु में, एक सेकंड में कितनी चलती है? केवल और केवल 332 मीटर चल पाती है। कितनी चल पाती है बेटा? 332 मीटर चल पाती है। अब 332 मीटर चल रही है एक सेकंड के अंदर, और प्रकाश चल रहा है उसी माध्यम में, ये भी वायु में, यही में 30 करोड़ मीटर चल रहा है। तो यानी आप देख पा रहे इसकी चाल बहुत हाई है। यानी प्रकाश की चाल जो होती है वायु में ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा हाई होती है। यानी पसंद यानी आप लोगों को, ठीक है। यानी प्रकाश की चाल वायु की चाल से बहुत ज़्यादा है। कहाँ? वायु के अंदर। काय के अंदर बेटा? वायु के अंदर, ठीक है। और यही कारण होता है बेटा कि देखिए जब बरसात पड़ती है तो बिजली कड़कती है। क्या होता है? बिजली कड़कती है तो बिजली की चमक पहले आ जाती है, बिजली की चमक पहले आती है, बादलों की गड़गड़ाहट बाद में आती है। आपने कभी देखो फील करा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ,
बरसात के दिनों में कि जब बादल गरजता है तो बिजली की चमक अपनी पृथ्वी तक जल्दी आ जाती है, लेकिन बादलों के गड़गड़ाहट होने की जो आवाज़ है वो क्या आती है, देर में आती है। उसका रीज़न क्या होता है, वो यही रीज़न है कि बिजली प्रकाश के रूप में चलती है और प्रकाश की चाल बेटा वायु में बहुत हाई होती है। यानी जब बादलों से बिजली आती है वायुमंडल में होकर तो उसकी चाल तो बहुत ज़्यादा होती है और ध्वनि की चाल बहुत कम होती है। बस समझ में आ रही, जबकि जो क्लाउड्स हैं वो वहाँ पे घटना साथ साथ होती है बिजली कड़कने की और हमारी ध्वनि उत्पन्न होने की, लेकिन हम लोग को कौन पहले मिलता है, हम लोग पहले बिजली की चमक ज़्यादा पहले मिल जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि बिजली की जो चाल होती है वो प्रकाश के रूप में चलती है, बिजली लाइट के रूप में चलती है, ठीक है। और उसकी चाल कितनी आप देख पा रहे हो, कितनी हाई चाल है, बस में आ रही है। लेकिन ये चाल कितनी बहुत लो है। तो बादलों के गड़गड़ाहट की जो आवाज़ है हम लोग को बाद में आती है, क्यों, क्योंकि उसकी वायु में जो चाल होती है बहुत कम होती है ध्वनि की, जबकि प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए बिजली की चमक हम लोगों को पहले आ जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए अब मैं बात कर रहा था कि देखिए जैसे मैंने अनुदैर्घ्य तरंग के लिए दो बातें बताई, क्या, एक बताई मैंने आप लोगों को संपीड़न और दूसरा बताया आपको विरलन, ठीक है। संपीड़न में क्या होता है, जो माध्यमिक कण होते हैं वो पास पास होते हैं और विरलन में माध्यमिक कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। अच्छा, संपीड़न क्या होता है, कम आयतन वाला क्षेत्र होता है, विरलन अधिक आयतन वाला क्षेत्र होता है, जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने इनकी दोनों से कंपेयर करके दिखाया कि प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा है किससे, वायु में, वायु में ध्वनि की चाल से, ठीक है। प्रकाश 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, वायुमंडल में 30 करोड़ मीटर चल जाता है, जबकि ध्वनि 1 सेकंड के अंदर केवल 332 मीटर चलती है, जो कि इसकी तुलना में बहुत ही लो है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ मेरा तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है, यहीं तक के बात को डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्शन आएगा बेटा, ठीक है, अब उसमें हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए आइए आज के वीडियो लेक्चर को यहीं संपन्न करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लेक्चर यहाँ तक का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम इसकी एक्सरसाइज को लगाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।